हेलो। ऑनलाइन कक्षा में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समाज और शिक्षा। समाज के बारे में और समुदाय के बारे में हम लोग कल यानी पिछली कक्षा में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज बेसिकली हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता है, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोग समाज और समुदाय के बारे में पढ़ चुके हैं। समाज और समुदाय कैसे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। कल के बारे में जो हम लोग पढ़े तो उसका ओवरव्यू आज हम लोग थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात समाज जो होता है शिक्षा जो होता है विद्यालय और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। समाज जो होता है विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करता है और विद्यालय जो है वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये सब चीज हम लोग कल पिछली कक्षा में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आगे आता हूँ। उसके आगे आगे हम लोग शिक्षा के बारे में, शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन में शिक्षा की क्या अहमियत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले शिक्षा के बारे में पढ़ने से पहले पिछली कक्षाओं में जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक जो समुदाय होता है, प्रत्येक जो समाज होता है, उसकी अपनी मान्यताएं होती है, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है, उसकी अपनी नैतिकता होती है, वह उनकी अपनी परंपराएं होती है। वह इनकी पूर्ति स्वयं को जीवित रखने के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है तथा अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। इस कारण समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं तथा आवश्यकताओं का विद्यालय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं तथा आवश्यकताओं का विद्यालय पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधि आदि देखने को मिलता है। क्या मिलता है? यह प्रभाव जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों में देखने को मिलता है, पाठ्यक्रमों में देखने को मिलता है और शिक्षण विधि आदि में देखने को मिलता है। समाज की आवश्यकताओं एवं मांगों के बदलते रहने के कारण शिक्षा के इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, समाज की आवश्यकताएं जो होती है वो समय समय पर क्या होती है, बदलते रहती है और उस बदलाव के कारण शिक्षा को भी समय समय पर परिवर्तन की दौर से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आधुनिक युग में भारतीय समाज की आवश्यकताएं और मांगे परिवर्तित हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जो आधुनिक समय हमारा चल रहा है उसमें भारतीय समाज की आवश्यकताएं एवं मांगे क्या होती है, बदल चुकी है, अर्थात परिवर्तित हो चुकी है। आज का भारतीय समाज औद्योगिकरण की मांग कर रहा है। क्या कर रहा है? आज का जो भारतीय समाज है औद्योगिकरण की दौर से गुजर रहा है। इस कारण भारतीय समाज के विद्यालयों में कार्य अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, अर्थात वर्क एक्सपीरियंस को विशेष महत्व दिया जा रहा है। विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है उसमें एक वर्क एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ समुदाय विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना कर रहा है। जो हमारा समुदाय है, जो हमारा समाज है, इस लक्ष्य को पाने के लिए, औद्योगिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए, उसमें कुशल कारीगर को उत्पन्न करने के लक्ष्य को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना कर रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी इस तथ्य पर
क्या किया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है। किन शब्दों में स्पष्ट किया है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इन तथ्यों को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है। तो हम जानते हैं किन शब्दों में स्पष्ट किया है। विश्वविद्यालयों को छात्रों को राजनीति, प्रशासन, व्यवसायों, उद्योगों और वाणिज्य में नेतृत्व करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? विश्वविद्यालयों को छात्रों को राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय तथा उद्योग और वाणिज्य में नेतृत्व करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात हमें शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा उस प्रकार देनी चाहिए, अर्थात बच्चों को हमें व्यवसायिक शिक्षा के लिए उस प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे कि वो अपना योगदान राजनीति में दे सके, प्रशासन में दे सके, व्यवसायों में दे सके, उद्योगों में दे सके और वाणिज्य के क्षेत्र में भी अपना नेतृत्व प्रदान करना। हमें बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अर्थात जो बच्चे अपने जीवन में जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, शिक्षा उसमें क्या करती है? उसमें मदद करती है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में उससे संबंधित विषयों, क्रियाओं, उस उद्देश्य को क्या करने के लिए, प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में उनसे संबंधित विषयों, क्रियाओं तथा व्यवसायों आदि को स्थान दिया गया है। उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया गया है? उससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी विषय है, जो भी क्रियाएं हैं, उसको क्या किया गया? पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदायों के आदर्शों, मान्यताओं, आवश्यकताओं आदि का विद्यालय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा की रूपरेखा समुदाय की आवश्यकताओं, मान्यताओं के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है? एक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तय की जाती है। हमारे समाज की क्या आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए हम अपने शिक्षा व्यवस्था को उसी के अनुरूप, अर्थात उसी के इर्द गिर्द हम अपनी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। जो हमें इस आधार को मानकर शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना है। अर्थात हमें जिस व्यवस्था के तहत हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, उस व्यवस्था के तहत हम शिक्षा को निर्धारित करते हैं। अब हम आते हैं शिक्षा का अर्थ, जो हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा। हमारी जिंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शिक्षा का अर्थ समझेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। ई का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ है आगे बढ़ाना। क्या है? ई का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अर्थात जब हम दोनों को मिला देते हैं तो शिक्षा अथवा एजुकेशन का अर्थ बालक की संपूर्ण आंतरिक शक्तियों और गुणों का प्रकटीकरण और सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का क्या मतलब हो गया, क्या अर्थ हो गया? शिक्षा अथवा एजुकेशन शब्द का अर्थ बालक की संपूर्ण आंतरिक शक्तियों और गुणों का प्रकटीकरण और सर्वांगीण विकास करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शिक्षा अथवा एजुकेशन का अर्थ बालक की संपूर्ण आंतरिक शक्तियों और गुणों का प्रकटीकरण
और सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का शिक्षा के बारे में क्या विचार था, उनके अनुसार शिक्षा की, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं महात्मा गांधी का क्या व्यू था शिक्षा के बारे में। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। क्या है महात्मा गांधी के अनुसार? महात्मा गांधी ने बताया था शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास। तो समझ गए महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का क्या परिभाषा हो सकता है। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में बताया था शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास। तो समझ गए महात्मा गांधी के अनुसार। अब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा बताऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में क्या बताया था उनके अनुसार, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। क्या करती है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ जो हम उच्च शिक्षा जो ग्रहण करते हैं उसका मात्र एक ही लक्ष्य है, वो हमारे अपने जो हम जिंदगी जीते हैं, जो बाहरी हमारी दुनिया है, उससे हमको अपने आप को अनुकूलित करना, अर्थात अपने आप को बाहरी दुनिया से सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षा जरूरी होती है। अर्थात अगर हमें दुनिया में अर्थात सृष्टि में अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने में क्या करती है, शिक्षा हमारी मदद करती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या हो सकता है, उच्चतम शिक्षा वह शिक्षा है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अर्थात जो सृष्टि है, जो दुनिया है, उससे हमारे जीवन का क्या होता है, शिक्षा सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। अब मैं आता हूं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु का आप लोग नाम सुने होइएगा। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है। तो अरस्तु के बारे में शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। क्या है? अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। अरस्तु ने बताया था शिक्षा वह व्यवस्था है जो हमारे आत्मा, हमारे शुद्ध अंतकरण में अर्थात स्वस्थ शरीर में क्या करता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हम कुछ भी जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो शिक्षा उसमें हमारी क्या करती है, मदद करती है। हम किसी के बारे में अच्छा से अच्छा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, शिक्षा उसमें हमारी मदद करती है। अब आते हैं कांट के अनुसार। कांट के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है। शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। कांट के अनुसार अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ शिक्षा हमें उस पूर्णता का विकास हमारे अंदर करती है जिसका जो क्षमता हमारे अंदर, अर्थात जो क्षमता हमारे अंदर है, शिक्षा उसको क्या करती है, उसको निखारती है। जो हमारी क्षमता को दूसरों के सामने प्रकट करती है, जब मैं क्या कर सकता हूँ, अर्थात हमारी आंतरिक शक्ति को उभारने में क्या करती है, शिक्षा हमारी मदद करती है। अब मैं आता हूँ विवेकानंद के अनुसार।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है? तो शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता का अभिव्यक्ति है। क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है? शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो हम समझ गए, 2-4-5 परिभाषा से हमको ये समझ में अब आ गया होगा कि शिक्षा का मतलब क्या हो सकता है। अर्थात जब हम इसको सारांश रूप में बोलेंगे करेंगे तो हम यही कह सकते हैं, सब परिभाषाओं का जब हम निचोड़ निकालेंगे करेंगे तो हम यही कह सकते हैं कि बालक के संपूर्ण आंतरिक शक्तियों और गुणों का विकास एवं उनका सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? बालक की संपूर्ण आंतरिक शक्तियों और गुणों का प्रकटीकरण अर्थात उनका सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? शिक्षा कहलाती है। अब मैं आता हूँ शिक्षा का महत्व, हमारी जिंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा के बिना क्या है? मनुष्य एक पूंछ रहित पशु के समान होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य के पास शिक्षा नहीं है तो वो एक जानवर के समान है। तो हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसका कार्य क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक है। अर्थात शिक्षा का जो हमारे जीवन में हम तो जानते ही हैं बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और उसका कार्य क्षेत्र भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है अर्थात व्यापक होता है। इसके अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं आ जाती हैं, वो समस्त बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हुए उसे योग्य बनाती है। अर्थात शिक्षा वह व्यवस्था है जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा अपने जीवन तथा समाज के लिए उचित कार्यों को उचित समय पर कर सकने में क्या करती है? मदद करती है। शिक्षा हमारे अंदर यह योग्यता उत्पन्न करती है कि हम अपने कार्यों को उचित समय पर उचित तरीके से कर सके। तो डेनियल वेबस्टर के अनुसार लिखते हैं, डेनियल वेबस्टर के अनुसार शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, आवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित तथा धार्मिक भावनाओं को विकसित करना है। क्या करना है? डेनियल वेबस्टर के अनुसार शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, आवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित तथा धार्मिक भावनाओं को विकसित करना है। ठीक इसी प्रकार जॉन डीवी भी लिखते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का कार्य है असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। शिक्षा का क्या कार्य है? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे कि वह आगे चलकर क्या होगा? एक सुखी नागरिक बन सके, उनका नैतिक विकास हो सके और कुशल मानव बन सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान हमारी जिंदगी में रखती है। शिक्षा के अभाव में हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या हो जाएंगे? अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। इसीलिए शिक्षा हमारी जिंदगी के वह हिस्सा है जो जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जिंदगी पर पड़ता है। अब शिक्षा का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है उसको निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थात शिक्षा की जो हमारी जिंदगी में महत्व है उसका पहला पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थात शिक्षा द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को
पूरी करते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, अर्थात हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जिंदगी में दिन प्रतिदिन डे बाई डे जो आवश्यकताएं हैं उसको शिक्षा पूरा करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अर्थात शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करती है। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, अर्थात शिक्षा क्या करती है, हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज का युग क्या है, आज का आधुनिक युग एक व्यवसायिक युग है, और उस व्यवसायिक युग में अपने आप को व्यवसायिक बनाना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने है। तो शिक्षा व्यवस्था क्या करती है, शिक्षा हमको व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। शिक्षा व्यवस्था क्या करती है, शिक्षा भौतिक संपन्नता की प्राप्ति करती है। आजकल सब कोई चाहता है कि हम ऐशो आराम की जिंदगी व्यक्त करें, अर्थात हमारे पास भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध हो। उसमें शिक्षा क्या करती है, मदद करती है। हम भौतिक रूप से कैसे जिंदगी में संपन्न बन सकते हैं, शिक्षा क्या करती है, उसमें मदद करती है। अगला पॉइंट है अच्छे नागरिकों का निर्माण। क्या करती है, शिक्षा अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स। शिक्षा समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण भी करती है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी मदद करती है। अगला पॉइंट है चरित्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। चरित्र के विकास में भी शिक्षा बहुत ही अहम रोल निभाती है। अगला पॉइंट है जीवन के लिए तैयारी, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। शिक्षा क्या करती है, आने वाले जीवन के लिए हमें तैयार करती है। आने वाले जीवन के लिए शिक्षा हमें तैयार करती है। हमारे जीवन में हम आने वाली चुनौतियों को कैसे सामना कर सकते हैं, कैसे उससे संघर्ष कर सकते हैं, उसके लिए शिक्षा हमें तैयार करती है। अर्थात आने वाले जीवन के लिए, जो हमारी जिंदगी जो आने वाली है उसके लिए हम किस प्रकार अपने आप को तैयार रख सके, आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना कर सके, उसके लिए शिक्षा हमें क्या करती है, मदद करती है। सामाजिक सुधार व प्रगति। शिक्षा, अगला मेरा पॉइंट है सामाजिक सुधार और प्रगति। सामाजिक और सुधार और प्रगति में भी शिक्षा क्या करती है, मदद करती है। सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस, अर्थात सामाजिक सुधार एवं प्रगति में क्या करती है, शिक्षा मदद करती है। अगला पॉइंट है नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की भावनाओं का समावेश। क्या करती है, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश। शिक्षा एक नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य हो सकता है उसके बारे में हमें जागरूक करती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास, जो आज के डेट में बहुत ही जरूरी है। शिक्षा हमारे देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, शिक्षा का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तीसरा पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति, चौथा पॉइंट है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, पांचवा पॉइंट है अच्छे नागरिकों का निर्माण, अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, अगला पॉइंट है चरित्र का विकास, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के लिए तैयारी, 10वां पॉइंट है सामाजिक सुधार व प्रगति, अगला पॉइंट है नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश, और सबसे लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। अब मैं वन बाय वन इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज हाँ जी सर आ रहा है। ठीक है। तो पहला मेरा पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। तो शिक्षा हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति करती है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो पहला पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। आज के भारतीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। क्या करना है? आज के भारतीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। एक जीवधारी होने के कारण हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, मकान की आवश्यकता पड़ती है, वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है और सामाजिक प्राणी होने के कारण से समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की भी आवश्यकता है। इस कार्य की आवश्यकता है जिससे कि वह अपने आप लाभपूर्वक समझ सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसे संघर्ष की भी आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वह उन्नति कर सके। उसे अवसर की आवश्यकता है जिससे कि वह अपनी विशेष योग्यता को विकसित कर सके और इन आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। अर्थात शिक्षा मनुष्यों को उनके जीवन का पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? जैसा कि भारतीय समाज में शिक्षा क्या करती है? व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास में भी मदद करती है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति को समाज में दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। उस कार्य में क्या कहते हैं? शिक्षा हमारी मदद करती है। वह अपने आप को इस योग बनाता है, चाहे अपने आप को इस योग समझ सके कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, क्योंकि उसे आने वाले जिंदगी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वह उन्नति कर सके। उसे अवसर की आवश्यकता है जिससे कि वह अपनी विशेष योग्यता को विकसित कर सके और इन आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा द्वारा ही संभव हो पाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मदद करती है। हमारा दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो हम जैसा कि जानते हैं मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या करना है? शिक्षा का कार्य ही है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए एक भार के समान होता है। वह अपना भार स्वयं अपने ऊपर लेता है। इससे न केवल उसका बल्कि समाज का भी हित होता है। वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करता है और परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन में उन्नति करता है तथा साथ ही साथ अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने के कारण वह समाज के उन्नति में भी योग प्रदान करता है, अर्थात समाज के उन्नति में अपने अपने योगदान देता है, करता है। तो हम कह सकते हैं जो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में शिक्षा क्या करती है? हमारी मदद करती है। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं है अर्थात आत्मनिर्भर नहीं हो, वो एक समाज के लिए अपने परिवार के लिए एक बोझ के समान होता है। तो जरूरी इस बात की है कि हम शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और समाज के उन्नति में अपना योगदान दे सके। तीसरा पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। तो जैसा कि हम जानते हैं आधुनिक युग, आज का आधुनिक समय क्या है? व्यवसायिक युग है। तो शिक्षा का कार्य छात्रों को व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति में सहायता देना है। क्या करना है? शिक्षा का कार्य छात्रों को व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति में सहायता देना है। इस समय हमारे देश की बड़ी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे देश में इस समय बहुत ही तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। इसलिए आज के समय में वैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ रही है, शिल्पियों की आवश्यकता पड़ रही है, इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ रही है। यदि शिक्षा
छात्रों को किसी व्यवसाय में कुशल बना देती है, तो इससे अनेक लाभ होते हैं। जैसे कि छात्र देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? छात्र जो होते हैं अर्थात मनुष्य जो होता है देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें कार्य मिलने में किसी भी प्रकार की किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फलस्वरूप उनकी जीविका की समस्या क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे अर्थात आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमें व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने में भी मदद करती है। अगला पॉइंट है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। शिक्षा हमारे भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने में भी मदद करती है। शिक्षा का कार्य व्यक्तियों को भौतिक संपन्नता प्राप्त करना है अर्थात भौतिक संपन्नता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। आज सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या करें? उच्च स्थान प्राप्त करें और आरामदायक जीवन व्यतीत करें। आजकल सभी माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन में अपने समाज में ऊंचा से ऊंचा ओहदा प्राप्त करें, उच्च से उच्च स्थान प्राप्त करें और आरामदायक जीवन व्यतीत करें। तो शिक्षा क्या करती है? इसमें हमारी मदद करती है अर्थात शिक्षा जो है हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। उसके बाद शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, तो प्रजातांत्रिक देश होने के कारण शिक्षा का कार्य उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है। आज हमारा देश क्या है? बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। उन समस्याओं से निपटने में शिक्षा हमारी मदद करती है। तो आज हम किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? अर्थात हमारा देश जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, आर्थिक समस्या, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार इत्यादि बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। अर्थात ये समस्याएं हमें कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे की ओर धकेल रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उत्तम नागरिकों का निर्माण करें जो अपना स्वार्थ त्याग कर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। अतः आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, देश प्रेम आदि गुणों का विकास करें, तभी शिक्षा छात्रों को उत्तम नागरिक बनाकर प्रजातंत्र को सफल बना सकेगी। अर्थात हम कह सकते हैं प्रजातंत्र को अगर सफल बनाना है तो देश में उत्तम नागरिकों की आवश्यकता पड़ेगी और वह काम शिक्षा द्वारा ही संभव हो पाएगा। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व में निखार उत्पन्न करती है। शिक्षा का कार्य क्षेत्र छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। हमारे व्यक्तित्व अर्थात हमारे व्यक्तित्व का में निखार लाना है। शिक्षा के इस कार्य पर प्राय सभी शिक्षाविदों ने विशेष बल दिया है। ये भी शिक्षा से संबंधित शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी विशेष ध्यान दिया है कि शिक्षा द्वारा बच्चों का कैसे व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता था। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला पॉइंट है चरित्र का विकास, जो आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चरित्र का विकास यह साबित करता है कि हमारा समुदाय, हमारा समाज में किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, हमारे परिवार का क्या चरित्र हो सकता है, हमारे समाज का क्या चरित्र है, उसमें शिक्षा हमारी क्या करती है? मदद करती है। अर्थात हम एक उत्तम नागरिक तभी बन सकते हैं जब हमारा चरित्र अच्छा हो। यह कहना गलत ना होगा कि आज के संसार में नैतिकता का प्राय अभाव सा हो गया है। क्या हो गया है? नैतिकता का अभाव हो गया है। अर्थात हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं? अनैतिक होते जा रहे हैं। झूठ, धोखेबाजी, छल, स्वार्थ और घृणा का साम्राज्य दिखाई देने
लगा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि समाज को इन सब बातों से क्या करना चाहिए, दूर करना पड़ेगा, और इस कामों में शिक्षा द्वारा ही हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा एक ऐसा चीज है जो हमें चरित्रवान बना सकता है, हमें निस्वार्थ बना सकता है। अर्थात हम अपनी स्वार्थ को त्याग कर हम समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला पॉइंट है जीवन के लिए तैयारी। जैसा कि बिलमॉट के अनुसार, अर्थात बिलमॉट का कथन है, शिक्षा जीवन की तैयारी है। एजुकेशन इज द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ। अर्थात शिक्षा जीवन की तैयारी है। यदि शिक्षा जीवन की तैयारी है तो शिक्षा का कार्य है बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना। यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है तो बच्चे बड़े होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकेंगे और उन संघर्षों से लोहा न ले सकेंगे जो उनके सामने आएंगे। अर्थात जीवन में संघर्ष करने के लिए शिक्षा हमें क्या करती है, सुदृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है, अर्थात आने वाले जीवन के लिए हमें तैयार करती है। इसीलिए कहा गया है शिक्षा जीवन की एक तैयारी है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुधार व प्रगति। सामाजिक सुधार और प्रगति में भी शिक्षा क्या करती है, हमारी मदद करती है। हमें समाज में तरह तरह की जो बुराइयां व्याप्त है उसको क्या करती है, शिक्षा द्वारा सुधार किया जा सकता है और अपने समाज को हम प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। इसमें शिक्षा क्या करती है, हमारी मदद करती है। इसके अलावा बालक के समाजीकरण में भी क्या करती है, शिक्षा मदद करती है। हम अपने समाज में समाज का एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी रीति रिवाज है, जो भी परंपराएं हैं उसको हम मान्यता तथा मान्यता दें और उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करें, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है और उस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है। और जो भी सांस्कृतिक विरासत होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करना भी शिक्षा का ही एक कार्य है। अर्थात शिक्षा सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करने का भी कार्य करती है। और शिक्षा जो है वो हमारे समाज के प्रति जो भी कर्तव्य है उसके प्रति भी हमें क्या करती है, जागरूक करती है। जहाँ एक जिम्मेदार नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य हो सकता है, उन कर्तव्यों को हमें कैसे निभाना है, शिक्षा उसमें हमारी मदद करती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास, जो आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा द्वारा ही राष्ट्रीय विकास संभव है। यदि भारत राष्ट्रीय विकास चाहता है तो उसे शिक्षा की योजनाओं को क्या करना होगा, प्राथमिकता देना पड़ेगा। अर्थात एक निश्चित स्तर तक सभी व्यक्तियों को शिक्षा देना पड़ेगा। जब देश के सभी नागरिक शिक्षित हो जाएंगे तब देश का विकास होना एक स्वाभाविक बात हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं और हमारी जिंदगी में जो लक्ष्य हम रखे हैं, अपना व्यक्तिगत जो लक्ष्य रखे हैं उसको पूरा करने में क्या करती है, शिक्षा हमारी मदद करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, उपयुक्त तत्वों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। अगर हम शिक्षित हो पाते हैं और दूसरों को शिक्षित कर देते हैं तो ये चैन चलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब देश के सभी नागरिक शिक्षित हो जाएंगे और जब देश के सभी नागरिक शिक्षित हो जाएंगे तब देश का विकास होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। अर्थात देश अपने आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।
कोई क्वेश्चन और रिलेटेड इससे तो पूछ सकते हैं।